नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशन शो। यहाँ हम आपको देंगे चर्चाओं में रहने वाली खबरों का पूरा विश्लेषण, जो आपकी नॉलेज बढ़ाएगा और आपको नए मुद्दों के बारे में भी जानकारी होगी। साथ में जानेंगे द नेशन शो का खास मुद्दा, जो हर किसी को जानना चाहिए। आखिर सरकार कितना पैसा टोल टैक्स से कमा रही है और कितने लोगों की जान हर साल सड़क दुर्घटना में जा रही है। इस बारे में हम बात करेंगे वीडियो के अंत में। वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे हादसे के बारे में जो शायद आपको भी हिलाकर रख देगा। इलेक्ट्रॉनिक कार आग लगने की वजह से एक ही घर के 8 लोगों की मौत हो गई। मामला क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर के ग्रेटर ब्रजेश्वरी कॉलोनी में 18 मार्च 2026 बुधवार करीब 3:30 से 4 बजे के बीच में एक भीषण आग ने 3 मंजिला मकान को अपनी चपेट में ले लिया। शुरुआती जांच में सामने आया कि आग की शुरुआत एक इलेक्ट्रॉनिक कार संभावित रूप से टाटा पंच ईवी की चार्जिंग के दौरान हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई। आग इतनी तेजी से फैली कि घर के अंदर रखे 10 से ज्यादा गैस सिलेंडर और ज्वलनशील केमिकल इसकी चपेट में आ गए। इसके बाद एक धमाके हुए, जिससे मकान का एक हिस्सा तक ढह गया। हादसे में रबड़ कारोबारी मनोज पुगलिया, उनकी गर्भवती बहू सिमरन सहित कुल 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस घटना का सबसे भयानक पहलू यह रहा कि घर में लगे डिजिटल लॉक सिस्टम बिजली सप्लाई बंद होते ही फेल हो गए। अंदर सो रहे लोग बाहर नहीं निकल पाए। जब तक मदद पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्थानीय लोगों के अनुसार फायर ब्रिगेड की सूचना समय पर दी गई थी, लेकिन दमकल की गाड़ियां करीब 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची। जब तक दमकल की गाड़ियां पहुंची तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। इस हादसे में जान गंवाने वालों में से 6 लोग बिहार के किशनगंज से 17 मार्च 2026 को ही इंदौर पहुंचे थे। वे इलाज और पारिवारिक कारणों से यहाँ आए थे, लेकिन यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। सोशल मीडिया पर शमशान घाट की तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर को देखकर आप भी भावुक हो जाएंगे। एक साथ 7 चिताएं जली, जबकि एक छोटे बच्चे के सबको बॉक्स में रखकर दफनाया गया। पूरे शहर में इस मामले की चर्चा है और पूरे देश में इस मामले की चर्चा है। साथ में पूरे शहर में इस मामले को लेकर शोक जताया जा रहा है। कई लोग श्रद्धांजलि समारोह भी आयोजित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर गहरा दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस घटना को नई चुनौती बताते हुए पूरी जांच और नई एसओपी बनाने के निर्देश दिए हैं। अब बात करते हैं इस तरह की घटनाओं के व्यापक आंकड़ों की। भारत में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार हर साल आग से होने वाली दुर्घटनाओं में हजारों लोगों की मौत होती है। 2022-2023 के आंकड़ों के अनुसार देश में आग से जुड़ी घटनाओं में करीब 13,000 से ज्यादा लोगों की मौतें दर्ज की गई, जिनमें से बड़ी संख्या घरेलू आग, गैस सिलेंडर ब्लास्ट और इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से जुड़ी होती है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बात करें तो भारत में ईवी फायर के मामले में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन में जो हादसे आग की वजह से हो रहे हैं, इनकी संख्या अभी बहुत कम है, लेकिन 2022 के बाद से ऐसे मामलों में वृद्धि देखी गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री डेटा के अनुसार ईवी फायर इंसिडेंट का बड़ा कारण बैटरी थर्मल रनवे, खराब चार्जिंग व्यवस्था और लोकल लेवल पर सेफ्टी गाइडलाइन की अनदेखी है। कई बार देखा गया लोग जरूरत से ज्यादा बैटरी को चार्ज कर देते हैं, जिससे बैटरी हीट हो जाती है और ऐसे हादसे होने का खतरा बढ़ जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया कि गाड़ियां लंबे समय तक धूप में खड़ी रहती है, जिससे गाड़ियां चलती भी है और धूप में भी खड़ी रहती है। दोनों की वजह से बैटरी हीट हो जाती है और बैटरी ब्लास्ट हो जाती है। चूंकि बैटरी में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, जो गर्म होने पर और उबाल मारता है और जिससे बैटरियां खतरनाक रूप धारण कर लेती हैं और धमाके के चांसेस बन जाते हैं। आपको याद होगा जब पुराने जमाने में नोकिया के मोबाइल चलते थे तो चार्जिंग के द्वारा इनकी बैटरी गर्म हो जाती थी और फोन भी गर्म हो जाते थे। जब आप इनकी बैटरी को निकालते थे और आप देखते होंगे कि इनकी बैटरी फूल भी जाती थी। तो सेम मैकेनिज्म
इन ईवी बैटरियों में भी है। अधिक चार्जिंग के कारण ये कई बार फट जाते हैं। अधिक गर्मी के कारण भी इनमें ऐसी दुर्घटनाएं सामने आती हैं, जिसमें कई ईवी गाड़ियों में फायर की घटनाएं, कई ईवी गाड़ियां आग का शिकार हो जाती हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियो वायरल भी हो चुकी हैं, जिसमें ईवी, खासकर इलेक्ट्रॉनिक स्कूटरों में आग के मामले सामने आए हैं। एक और महत्वपूर्ण बात सामने ये भी देखी गई है, जिन घरों में आग लगी है, उन घरों में ज्यादातर संख्या में गैस सिलेंडर अधिक संख्या में रहते हैं और ज्वलनशील केमिकल भी कई लोग रखते हैं, जैसे कि मिट्टी के तेल हो गया या डीजल हो गया। आग को कई गुना ज्यादा खतरनाक ये केमिकल बना देते हैं। अगर हम बात करें इंदौर के इस केस के बारे में, तो इंदौर के इस केस में भी यही हुआ। 10 गैस सिलेंडर रखे गए, घर में 10 गैस सिलेंडर रखे हुए थे, जिससे आग और तेजी से बढ़ गई और घर में ब्लास्ट भी हुए। इस घटना ने 3 बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हमारे घर ईवी चार्जिंग के लिए सुरक्षित है? क्या डिजिटल लॉक जैसी सुविधाएं इमरजेंसी में जानलेवा साबित हो सकती हैं? और क्या हम आग से बचाव के बेसिक नियमों को नजरअंदाज कर रहे हैं? फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीमें पूरे मामले की जांच कर रही हैं। एक्सपर्ट कमेटी बनाने की बात भी कही गई है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सामने यही आता है, क्या हम तकनीक के साथ सुरक्षा को भी इतनी गंभीरता से ले रहे हैं? आज हम कई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को, कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भरोसे के साथ यूज कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रयोग कैसे करना है, शायद उसकी गाइडलाइन को हम प्रॉपर पढ़ते नहीं है। आज भी हमारे घर में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आता है, तो उसके साथ एक यूजर मैनुअल मिलता है। हम उस यूजर मैनुअल को फाड़ के फेंक देते हैं या उसको खोलते तक नहीं है। अगर हर व्यक्ति उस यूजर मैनुअल को पढ़ ले, तो उस यूजर मैनुअल से कई अहम जानकारी मिले, जिससे आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स शॉर्ट सर्किट या धमाके से बच सकते हैं। यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। हमें जागरूक रहना चाहिए। किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को यूज करने से पहले हमें पूर्ण रूप से उसके ऑपरेटिंग प्रोसीजर को समझ लेना चाहिए। अब बात करते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर के बारे में। हम बात करेंगे हरीश राणा के बारे में। एक ऐसा मामला जो पहली बार देश के सामने आया और पूरे देश की आंखों ने एक ऐसा नजारा देखा जो शायद ही कोई भाई, कोई बहन या कोई पिता नहीं देखना चाहेगा। देश का पहला ऐसा मामला जिसमें पिता ने अपने बेटे की इच्छा मृत्यु के लिए कई दिनों तक सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाए। ज्यादातर देखा गया कि पिता अपने पुत्र की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, लेकिन इस केस में उल्टा है। इस मामले में पिता इतना मजबूर हो गया कि उसे अपने बेटे की मौत के लिए सुप्रीम कोर्ट में इच्छा मृत्यु की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ी। ज्यादातर लोगों को हरीश राणा के मामले की जानकारी है। आज हम आपको बताएंगे कि हरीश राणा के कौन कौन से अंग दान में दिए जा रहे हैं। करीब 32 वर्षीय हरीश राणा पिछले 13 साल से कोमा में थे। एक हादसे के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। परिवार ने सालों तक उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन समय के साथ हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर आता है कि ऐसा मोड़ 11 मार्च 2026, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को गर्मा के साथ मृत्यु देने की अनुमति दे दी, यानी कि इच्छा मृत्यु देने का फैसला लिया। जिसके बाद 16 से 17 मार्च 2026 के बीच उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया, जहां अब डॉक्टरों की टीम, स्पेशल टीम पूरी प्रक्रिया को मॉनिटर कर रही है। लेकिन इस कहानी को खास बनाता है एक ऐसा फैसला जिसे पूरे देश को जानना चाहिए। मृत्यु से पहले जीवन देने का फैसला। क्या है ये फैसला, आइए आपको बताते हैं। हरीश राणा के परिवार ने तय किया कि हरीश की मौत के बाद हरीश के अंग दान किए जाएंगे, ताकि उसकी मौत के बाद कई लोगों को नई जिंदगी मिल सके। इस समय एम्स की मेडिकल टीम उनके शरीर की जानकारी जुटा रही है और उनके शरीर की जांच कर रही है। इस जांच में यह तय किया जाएगा कि हरीश के कौन कौन से अंग दान में लिए जाएंगे और कौन सा अंग ऐसा है जो ट्रांसप्लांट के लिए सही है। आमतौर पर कई ऐसे मामले आते हैं जब लोग अंग दान करते हैं, उनकी इच्छा होती है कि उनकी मृत्यु के बाद, उनकी डेथ के बाद अंग दान किए जाए। आइए आपको बता दें कि मृत्यु के बाद कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो दान किए जा सकते हैं। किडनी, लिवर, हार्ट, लंग्स, पैंक्रियाज और कार्निया यानी कि आंखें। ये वो अंग है जो आपके मृत्यु के बाद आप दान दे सकते हैं। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि 13 साल तक कोमा में रहने के कारण सभी अंग उपयोग हैं या नहीं, ये जरूरी नहीं है। अंतिम फैसला पूरी तरह मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। अब एक बार यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में अंगदान हर साल कितने लोग करते हैं।
आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि देश में अंगदान 1 करोड़ लोगों में मुश्किल से 3 से 4 लोग ही मृत्यु के बाद अंगदान करते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि हर साल हजारों मरीज सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें समय पर अंग नहीं मिल पाता। आपको हैरान करने वाला आंकड़ा बताते हैं। हर साल सड़क हादसों में ब्रेन इंजरी के कारण हजारों लोग लंबे समय तक कोमा में चले जाते हैं। भारत में हर साल 80,000 से ज्यादा लोगों की मौतें केवल इस वजह से होती है क्योंकि उनके ब्रेन इंजरी होती है। कई लोगों के मन में यह भी सवाल सामने आता है कि क्या यदि हरीश को इच्छा मृत्यु ना दी जाती तो क्या हरीश जिंदा रहता, क्या हरीश फिर से होश में आता, या हरीश फिर से पहले जैसा हो पाता? तो शायद इसका जवाब है ना। लेकिन कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि कोमा में जाने के बाद भी 20-20 साल के बाद भी लोग वापस होश में आए और लोग अब जिंदा हैं। दुनिया में ऐसे कुछ चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं, आप इनके नाम गूगल पर सर्च कर सकते हैं। अमेरिका के टेरी वेलिस 1984 में कार एक्सीडेंट का शिकार हुए थे। 1984 के 19 साल बाद जून 2023 में ये होश में आ गए। अब अबू धाबी यानी यूएई के मुनीरा अबूदुल्ला वर्ष 1991 में कार एक्सीडेंट का शिकार हुए। 27 साल बाद वर्ष 2018 में जर्मनी में इलाज के दौरान होश में आए। ऐसा ही मामला सामने आया अमेरिका का, जहां सारा स्कैंटिल जो 20 साल बाद कोमा से बाहर आई। 1984 में एक्सीडेंट का शिकार हुए, 2005 में कोमा से बाहर आई। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं ऐसे केस लाखों में एक होते हैं और इन्हें मेडिकल मिरेकल माना जाता है, यानी उम्मीद होती है लेकिन बहुत कम। हरीश राणा का मामला इसलिए भी अलग है और ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि इसमें इच्छा मृत्यु का एक फैक्ट सामने आता है। मार्च 2026 में यह उन चुनिंदा मामलों में शामिल हो गया जहां भारत में कोर्ट की अनुमति से इच्छा मृत्यु दी जा रही है और साथ ही अंगदान की प्रक्रिया को भी जोड़ा गया है। फिलहाल ये मामला देश में काफी सुर्खियों में है और हर कोई हरीश के लिए नम आंखों से श्रद्धांजलि सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है। अब बात करते हैं द नेशन शो के आज की खास रिपोर्ट के खास मुद्दे की। देश में हर साल लाखों गाड़ियां सड़कों पर उतरती हैं, लाखों गाड़ियां खरीदी जाती हैं। सरकार को करोड़ों नहीं हजारों करोड़ रुपए की कमाई होती है, लेकिन सवाल यह है क्या उतनी ही तेजी से सड़कों की सुरक्षा भी बढ़ रही है? एक आपको आंकड़ा बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। भारत में बाहर स्टेशन से सरकार को मिलने वाला राजस्व लगातार बढ़ रहा है। सड़क परिवहन से जुड़े टैक्स जैसे रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस और अन्य शुल्क राज्यों के लिए एक बड़ा आय का स्रोत बन चुके हैं। अब एक बार टोल टैक्स कलेक्शन पर नजर डालिए। एनएचएआई के अनुसार 2020 से 2021 के बीच 27,503 करोड़ रुपए टोल टैक्स वसूला गया। 2021 से 2022 के बीच 33,881 करोड़ टोल टैक्स वसूला गया। 2022 से 2023 के बीच 48,028 करोड़ टोल टैक्स वसूला गया और 2023 से 2024 के बीच एनएचएआई ने 55,000 करोड़ रुपए का टोल टैक्स गाड़ियों से वसूला। अब एक बार हादसों पर भी नजर डालते हैं। 2020 यानी कोविड समय के अनुसार 1,31,714 लोगों की मौत सड़क हादसे में हुई और जिसमें करीब 3,48,000 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। और 2021 की अगर हम बात करें तो इसमें 1,53,972 लोगों की जान गई। घायलों की संख्या करीब 3,84,000 के आसपास रही। 2022 में भी आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2022 में 1,68,491 लोगों की मौत हुई, जिसमें घायलों की संख्या 1,43,000 के आसपास हो रही है। एवं 2023 के आंकड़े और चौंकाने वाले हैं। 2023 के आंकड़ों के अनुसार 1,72,000 लोगों की जान सड़क हादसे में गई, वहीं 4,50,000 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अब इन आंकड़ों को जोड़कर देखिए, हर साल 1.5 लाख से ज्यादा लोग सड़क हादसे में जान गंवा रहे हैं और लाखों लोग घायल हो रहे हैं। अब सवाल है इन हादसों की वजह क्या है? सरकारी रिपोर्ट्स खुद बताती हैं 70% से ज्यादा हादसे ओवर स्पीडिंग से, खराब सड़क डिजाइन की वजह से, गड्ढे और अधूरी सड़कों की वजह से और इलाज न मिलने की वजह से हो रहे हैं। सड़क हादसे के बाद गोल्डन आवर कहा जाता है, जिसमें कोई भी पेशेंट, कोई भी सड़क हादसे का शिकार व्यक्ति अस्पताल तक पहुंचता है, इस समय को बोलते हैं गोल्डन आवर, यानी कि पहला शुरुआती 1 घंटा। अगर इस समय में किसी व्यक्ति को इलाज मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है।
जिसको हम लोग गोल्डन आवर बोलते हैं। जो आपको आंकड़े बताए, इन आंकड़ों में ज्यादातर मौतें जो हुई हैं उनको सही समय पर इलाज न मिलने की वजह से मौतें हुई हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सरकार की व्यवस्था इतनी लाचार है कि कोई भी व्यक्ति जब सड़क हादसे का शिकार होता है तो उसे गोल्डन आवर यानी कि हादसे के तुरंत बाद अस्पताल ना पहुंचा पाने की वजह से उस व्यक्ति की जान चली जाती है, और जिसमें सरकार जिम्मेदार है। सड़कों पर एम्बुलेंस समय पर पहुंच नहीं पाती, सड़कें असुरक्षित हैं, और दूसरी चीज अस्पतालों में इलाज भी प्रॉपर नहीं मिलता। अब तस्वीर देखिए, एक तरफ सरकार की टोल टैक्स से, ये एनएचएआई का आपको आंकड़ा बता रहे हैं, एक्सप्रेस वे का आंकड़ा इसमें ऐड नहीं है। एक तरफ एनएचएआई का करोड़ों रुपए का टोल टैक्स कलेक्शन, वहीं दूसरी तरफ लाखों लोगों की जान केवल इस वजह से जा रही है क्योंकि सड़कें अच्छी नहीं है, कहीं गड्ढे हैं। आपने कई ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर देखी होंगी कि गूगल मैप के माध्यम से कई ऐसे लोग हैं जो रास्ते में प्रॉपर इंडिकेशन न होने की वजह से कि कोई नाले में जा गिरा, कोई नदी में जा गिरा, कोई दुर्घटना का शिकार हो गया। हाल फिलहाल में नोएडा सेक्टर 150 का एक हादसा काफी चर्चाओं में रहा, जहां पर युवराज मेहता की मौत केवल इस वजह से हो गई क्योंकि सड़क प्रॉपर नहीं बनी थी। यह कहना गलत नहीं हो रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, हाईवे बन रहे हैं, नियम भी बन रहे हैं, लेकिन सड़क सुरक्षा के नाम पर जीरो। कई सड़कें अधूरी हैं, कई जगह गड्ढे आज भी हैं, और गड्ढे भी ऐसे हैं जो जानलेवा हैं, और हादसे इतने हो रहे हैं जितने किसी और देश में नहीं होते हैं। यही सवाल हर आम आदमी पूछ रहा है। जब हर साल करोड़ों रुपए की कमाई टोल टैक्स के माध्यम से हो रही है तो सड़क पर चलने वालों की जान इतनी असुरक्षित क्यों है? भाई अगर हम विदेशों की बात करें तो विदेशों में सड़क सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और भारत में नेताओं की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अंतर साफ है, यहाँ नेता ज्यादा इंपॉर्टेंट, जबकि विदेशों में वहां के नागरिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जब कोई नेता निकलता है तो उसके लिए 10 गाड़ियां चलती हैं, उसके लिए सड़क को बंद कर दिया जाता है। भाई अगर आम आदमी हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है तो सड़क पर इतना ट्रैफिक होता है कि समय पर एम्बुलेंस हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाती, जाम में फंसी रहती है और आम आदमी की जान चली जाती है। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे थे द नेक्स्ट जेन शो। नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट न्यूज चैनल पर आपको इसी तरह की खबरें मिलती रहेंगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।